देखो, तो जैसे हम लोग के सिलेबस में जो है ना 1D मोशन के बारे में, 1D मोशन 2D मोशन क्या होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लिखो तो, हाउ वी डिसाइड, फर्स्ट हाउ वी डिसाइड। देखो, इससे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आ रखा है, और हमारे एनसीईआरटी में, खासकर एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखो, हाउ वी डिसाइड 1D मोशन। 1D मोशन क्या होता है, सुनना पहले बच्चों क्या बात है, इसमें सिखाऊंगा, इसे याद रख लेना। चलो देखो, हाउ वी डिसाइड 1D मोशन, ठीक है। तो कैसे कैसे हम बातें इसमें करेंगे, थोड़ा सीखो। अब देखो, एक तो 1D मोशन वो होता है जिसमें, सुनना पहले, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, वर्टिकली अपवर्ड, और ग्रेविटी मतलब जो कांस्टेंट फोर्स है नीचे mg, या तो g ग्रेविटी जो होता है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो, तो ये मोशन क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, जो पार्टिकल होगा ना वो क्या होगा, 1D मोशन करेगा। 1D मोशन करेगा कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन 180 हो तो करेगा, ठीक है सर, ओके सर। अच्छा ये बताओ, कोई बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया मैंने, या तो u वेलोसिटी से फेंका, मान लो u वेलोसिटी से फेंका नीचे, या तो ड्रॉप किया, बात क्या सेम, कोई बात नहीं, यहाँ पे बात सेम है। अब देखना, नीचे क्या लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, ओके सर, नीचे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा। अभी एंगल कितना है दोनों के बीच, तो अभी एंगल क्या है दोनों के बीच, दोनों के बीच एंगल क्या है बच्चों, 0। यहाँ पे एंगल क्या है, तो 180। अब देखना, ऐसे ये जो ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये भी क्या होगा बच्चों, 1D मोशन। क्या होगा बच्चों, 1D मोशन। ये भी क्या करेगा, 1D मोशन में रहेगा, ये भी 1D मोशन में ही रहेगा। तो दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, g क्या है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन 180 या 0 होता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो 1D मोशन कहलाएगा। अच्छा, ये 1D कैसे हुआ, ऐसे गया, ऐसे आके 1D मोशन, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आके 1D मोशन है ये, बिल्कुल ओके सर। तो दिमाग में क्या रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे 11 में लिखने को नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर तुम्हें लिखने को आ गया, कोई बात नहीं, लिखना तुम्हें हिंदी में लिख रहा हूं, तुम इंग्लिश में लिख लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एंगल इनिशियल वेलोसिटी के साथ 0 या 180 हो तो, 180 डिग्री हो तो पार्टिकल क्या करेगा, 1D मोशन करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अथवा देखो, मुझे बताना, किसी पार्टिकल को मैंने u इस तरफ फेंका और ग्रेविटी नीचे है, क्या एंगल अभी 180 या 0 है क्या, नहीं सर। तो क्या ये भी 1D मोशन करेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ये कुछ एंगल है। सोचो, ये पार्टिकल जो है, ये जब वेलोसिटी उधर दिया है तो फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, हमेशा नीचे। तो क्या करेगा, ये जो फोर्स है पार्टिकल को नीचे लाने के लिए चाहेगा, तो पार्टिकल को नीचे लाने के लिए चाहेगा, देखो हर जगह कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, g लग रहा है, लास्ट में नीचे इसे ले आया। क्या बोला, समझ आया क्या, तो ये 1D मोशन है क्या, नहीं। ये क्या है, तो ये 2D मोशन है। अगर ऐसा समझ में आ गया तुम्हें बच्चों, तो मेरी तरफ से तुम्हें अभिनंदन है। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। क्या 1D मोशन समझ में आया, 2D मोशन में क्या डिफरेंस है इसमें, यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, एग्जाम में ऐसा आता है, और पता है एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो नीट में वो क्वेश्चन आ भी रखा है बच्चों, है कि नहीं। तो देखो, जब 180 या 0 डिग्री नहीं हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा, तो वो 2D मोशन होगा। ये दिमाग में रख लो, और ये बातें लिख लो भी, यहाँ पे लिख भी लो। अच्छा, ये पार्टिकल नीचे क्यों आया, क्योंकि फोर्स लगा है यार, mg फोर्स लग रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की ओर। एक टाइप का क्या है जी, यहाँ पे रिटार्डेशन है,
अरे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर इधर, जी नीचे, तो जी क्या रिटार्डेशन है यहाँ पे एक टाइप का। ओके सर, इसलिए क्या हो रहा है, इसीलिए पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। तो ये कौन सा मोशन है? तो ये मोशन है 2D मोशन, क्योंकि ना तो 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ इनिशियल वेलोसिटी का। ओके सर, मतलब ये तुम्हें समझ में आ जाए बच्चों की 1D और 2D में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1D में क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या इसके बारे में कॉन्सेप्ट है जो हम याद रखेंगे। राइट, ओके चल देखो क्या क्या इंपोर्टेंट इसमें 1D मोशन में। देखो तो हाउ इट डिसाइड 1D मोशन मतलब हो रखा है, तो देखो तो u और g के बीच इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच अगर एंगल 0 या 180 हो तो वो क्या होगा बच्चों, 1D मोशन होगा। अब थोड़ा देखेंगे 1D मोशन के और थोड़ा हम पढ़ेंगे। देखो खासियत क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में तो ये हो गया कि इफ एंगल बिटवीन initial velocity vector and constant acceleration जैसे वहां पे क्या था, ग्रेविटी था, राइट, ग्रेविटी इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन पार्टिकल परफॉर्म, तब पार्टिकल क्या करेगा, 1D मोशन करेगा। तो ये बातें याद रखेंगे, परफॉर्म 1D मोशन, ठीक है। और क्या क्या खास बात है, देखो सेकेंड पॉइंट सुनो। जैसे कोई पार्टिकल है, मान लो यहां से मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u हो मान लिया, ठीक है, चल रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इधर की ओर, मान लो इधर की ओर एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो बच्चों कि अगर 1D मोशन है तो 1D मोशन जो मान 1D मोशन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन भी जो होता है वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन जो होगा वो क्या होगा, वो चाहे एक्सेलरेशन इस साइड हो, चाहे हो सकता है एक्सेलरेशन इस साइड भी हो। मान लो वेलोसिटी इधर है, t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो मान लो एक्सेलरेशन इधर हो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या, रिटार्डेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटार्डेशन हो चाहे वो एक्सेलरेटेड हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेटर, यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन, कोई बात नहीं। तो ये भी क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टेप, मतलब बोल सकता हूँ सेकंड में कि ऑल रेक्टिलिनियर, या तो मैं ऐसा लिखूंगा, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन इज 1D मोशन, तो ये बातें याद रखेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो 1D मोशन हो सकता है, होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा और देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और देखेंगे। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, ठीक है, अब सोचो कि जैसे जैसे इधर जा रहा है 1D मोशन में, वैसे वैसे डिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या बोला समझ में आया ना, जैसे जैसे इधर जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कभी भी डिस्टेंस में नेगेटिव आएगा क्या, नहीं। अब सोचो कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, तो वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या करेगा। अब सोचो यहाँ पे क्या करेगा, सुनना, 1D मोशन में अब सोचो ये एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एज टाइम गोज। समझ में आएगा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बराबर u + at, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा इसे वेलोसिटी मान लो, ये तो तुम चाहते हो स्पीड मान लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन में है तो स्पीड भी और वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोचो कि स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। इसमें क्या होगा बता ना, इसमें भी स्पीड क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 1D मोशन में ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे t टाइम बढ़े स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में स्पीड में भी डिक्रीज और इंक्रीज, स्पीड में भी डिक्रीज और इंक्रीज, तो ये बातें लिख रहे हैं। स्पीड क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन में, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये 1D मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है यार।
ये बात समझ में आ गया सर? ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने सिखाया, मजा आ गया सर। ओके जी, अब नेक्स्ट और सीखो। अच्छा ये बताओ, सोचो कि क्या इसमें स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोच एक बार, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं। अरे स्पीड नेगेटिव नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है कब? जब पोजीशन की बात हो तब, राइट? ओके सर, तो सोचो बच्चों यहां पे, क्या स्ट्रेट लाइन में कभी भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सेकंड बात क्या याद रखेंगे हम, कि स्पीड में भी पॉजिटिव में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो। और सेकंड बात ये है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेवर भी डिक्रीज, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, और ना तो नेगेटिव होगा। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ये बातें याद रखना किसमें? स्ट्रेट लाइन मोशन में। और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो याद रखना, डिस्टेंस नेवर भी डिक्रीज एज टाइम गोज, ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस को ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एज टाइम गोज, यहां भी डिस्टेंस बढ़ रहा है एज टाइम गोज। तो डिस्टेंस कभी भी कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, तो नेवर भी डिक्रीज। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। दो बातें यहां पे लिखा मैंने कि स्पीड ना तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज होता है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। स्पीड नेवर बी नेगेटिव, ये थर्ड पॉइंट है, नेवर बी नेगेटिव। ये इसका खासियत बात है। तो ये खासियत बात है किसका? तो वनडे मोशन का ये खासियत बात है। ये मैंने जो डायग्राम बनाया ना, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम में ये मुझे दिख रहा है कि स्पीड में भी डिक्रीज और इंक्रीज, बट स्पीड नॉट नेगेटिव। डिस्टेंस ऑल्सो द सेम, डिस्टेंस या नेवर बी डिक्रीज, कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करेगा जैसे से समय पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल आता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, आपने ऐसा सिखाया कि मुझे मजा आ गया। ठीक है, अब एक बात और सीखो इसमें। अच्छा मुझे ये बताओ, एक टाइम पे एक वेलोसिटी, किसी भी टी टाइम पे किसी एक वेलोसिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वन डी मोशन में किसी भी टी टाइम पे दो वेलोसिटी आएगा? नहीं, कभी नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो, किसी भी एक टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे वी वेलोसिटी, किसी भी टी टाइम पे एस डिस्टेंस, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो टाइम पे दो डिस्टेंस है? ऐसा क्या पॉसिबल? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्या दो टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट है क्या पॉसिबल इसमें? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है पॉसिबल। तो क्या करेंगे इसमें हम? और सुनना पड़ेगा, मैं वही बात लिख रहा हूं कि इन वन डी मोशन में कभी भी, इन वन डी मोशन वन टाइम, एक टाइम पे एक वेलोसिटी, वन टाइम वन वेलोसिटी, या तो वन स्पीड भी लिख सकते हो तुम स्ट्रेट लाइन में। एक टाइम पे एक स्पीड होगा, ऐसा मत तुम ध्यान देना कि एक टाइम पे दो वेलोसिटी होगा या तो दो स्पीड होगा, कभी भी नहीं। और बातें सीखो। तो एक टाइम पे एक स्पीड, सुनना पहले, किसमें? किसी वन डी मोशन में टी टाइम पे किसी एक स्पीड, किसी टी टाइम पे किसी फिक्स डिस्टेंस, कभी भी दो पोजीशन मेंशन करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा सर। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो सिर्फ एक पोजीशन ही आएगा। तो ये बातें याद रखना कि वन टाइम पे वन पोजीशन ही होगा, वन टाइम पे वन पोजीशन ही होगा। तो ये बातें भी याद रखेंगे हम, हिंदी में लिखेंगे, ये कभी तुम्हें लिखने को नहीं आएगा। और एक टाइम पे एक वेलोसिटी, हमेशा याद रखेंगे, दिमाग में इसको रखेंगे हम। तो ये समझ में आ जाएगा कौन सा वन डी मोशन, कौन सा टू डी मोशन। क्या बच्चों कुछ समझ में आया क्या? यस सर, मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया वन डी मोशन का। क्या तुम्हें ये चीजें पता था क्या? नहीं सर, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं था कि किसी भी टी टाइम पे एक वेलोसिटी, किसी भी एक टी टाइम पे एक पोजीशन, किसी भी एक टी टाइम पे एक वेलोसिटी, किसी भी एक
टी टाइम पे एक पोजीशन। तो क्या बच्चों 1D समझ में आ गया क्या? यस सर। अब तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं, अगर तुमसे बन गया तो समझो कि तुम्हें 1D मोशन समझ में आ गया। देखो चलो करते हैं एग्जांपल, तुम्हें समझ में अपने आप आ जाएगा कौन सा 1D मोशन कौन सा 2D मोशन। चलो देखो बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड क्या है? स्पीड मान लिया, स्पीड वर्सेस टाइम बोलता है कौन सा 1D मोशन है और कौन सा 1D मोशन नहीं है। ठीक है, सुनना पहले ग्राफ कुछ ऐसा देख, ऐसा ग्राफ, ये क्या स्पीड है, क्या है टाइम। अब सोचो कि स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या बच्चों? नहीं सर, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या 1D मोशन होगा क्या? ये 1D मोशन होगा क्या? तो ये 1D मोशन नहीं होगा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा इन 1D मोशन स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो नेगेटिव है ना ये, तो कभी भी नेगेटिव स्पीड नहीं होता है 1D मोशन में। चलो ठीक है सर, ये समय आ गया सर, 1D मोशन है ये, मतलब ये क्या 1D मोशन नहीं है। ओके सर, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये पोजीशन क्या है बच्चों? पोजीशन या एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन और ये टाइम। ठीक है, ग्राफ ऐसा बना हुआ देख, पार्टिकल से स्टार्ट किया, ऐसे घूम रहा है, जा रहा है। ये 1D मोशन है यार, क्या है बताओ? 1D मोशन है कि नहीं? सोच एक बार, सोचो किसी भी एक टी टाइम पे दो पोजीशन को मेंशन कर रहा है, एक यहां पे एक यहां पे, दो पोजीशन को मेंशन कर रहा है। किसी भी एक टी टाइम पे दो, एक पोजीशन यहां एक पोजीशन यहां पे, देखो एक पोजीशन यहां पे एक पोजीशन यहां पे। तो क्या ये पॉसिबल है क्या 1D मोशन में? 1D मोशन में एक टाइम पे एक पोजीशन, तो नॉट पॉसिबल इन 1D मोशन। तो ये 1D मोशन नहीं है। मैंने लिखाया था वन टाइम पे वन पोजीशन ही होगा, किसमें? 1D मोशन में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजीशन वर्सेस टाइम है, क्या है बच्चों? पोजीशन वर्सेस टाइम है ये। ओके यस सर, ये पोजीशन वर्सेस टाइम है। तो किसी भी एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिखूंगा एट one time position, two position cannot exist। दो पोजीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या ये 1D मोशन है क्या बच्चों? नहीं सर, ये भी 1D मोशन नहीं है। ठीक है, अब देखो और मान लो वेलोसिटी दे दिया हो, मान लो वेलोसिटी दे दिया, स्पीड दे दिया, जो भी कर दो, स्पीड देकर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड में भी ऐसा अगर आ गया तो क्या करोगे बच्चों? देख ऐसा, तो क्या करोगे इसको? क्या ये 1D मोशन है क्या? अरे एक टाइम पे कितना दिखा रहा है? दो वेलोसिटी दिखा रहा है, एक वेलोसिटी यहाँ पे एक वेलोसिटी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी 1D मोशन नहीं है। एक टाइम पे एक ही स्पीड होगा 1D मोशन में, ये भी 1D मोशन नहीं है। मैंने लगा दिया क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्या बच्चों समझ में आ गया कि कौन सा 1D मोशन कौन सा नहीं 1D मोशन? क्या समझ में आ गया? यस सर, मुझे समझ में आ गया। इससे पहले तो समझ में नहीं आता था सर मुझे, अब लेकिन समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो इतना अच्छा समझ में आ गया सर कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। अरे छोड़ दो, बताना कोई जरूरत की बात नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ गया है। ओके सर, तो कौन सा 1D मोशन बच्चों, कौन सा 2D मोशन? क्या बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर। चलो और कुछ एग्जांपल करते, देखो देखो एग्जांपल करते, देखो मजा आ जाएगा आज तुम्हें जो है ना, वो मजा आ जाएगा आज। देखो यस, देख चलो पोजीशन लिख दिया मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजीशन लिख दिया, चलो यार पोजीशन और टाइम। ओके सर, पोजीशन और टाइम में ग्राफ ऐसा बना हुआ, देखो अगर तुम्हें समझ में आ गया हो, ग्राफ ऐसा बना हुआ ऐसा। बताओ ये 1D मोशन या 2D मोशन? बताओ ये 1D मोशन या 2D मोशन? ये पोजीशन है बच्चों, क्या ये पोजीशन? अब सोचो किसी एक टाइम पे दो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? दो, एक पोजीशन यहां पे एक पोजीशन यहां पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी 1D मोशन नहीं है कदम।
किसी एक टाइम पे एक ही पोजीशन होगा, यहाँ पे तो लीजिए ना, तो ये 1D मोशन नहीं है। तो 1D मोशन कौन सा है? तो 1D मोशन कौन सा है? कोई पूछे कि सर मुझे बताओ, आपने तो केवल 1D मोशन नहीं बताया, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो 1D मोशन कौन से ग्राफ में होगा? अरे 1D मोशन इसमें होगा, देखो ये क्या है, चाहे ऐसा खींच लो, ये क्या है 1D मोशन। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक वेलोसिटी, एक टाइम पे एक वेलोसिटी, एक टाइम पे एक वेलोसिटी। सही बात है कि नहीं? यस सर, ये 1D मोशन है। क्या बोला सर? मैं यस सर। अब समझ में, ये कौन सा मोशन? 1D मोशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 1D मोशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, क्या 1D मोशन 2D मोशन में कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या बच्चों? फिर से यस सर, मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो इतना अच्छा समझ में आ गया कि मैं कहीं भूलूंगा भी नहीं। ओके, चलो, कौन सा 1D मोशन नहीं है, कौन सा 1D मोशन है, तो ये सब बातें तुम्हें समझ में आ गया। चलो, अच्छा ये बताओ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है या स्पीड? मान लो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड लिख लिया मैंने, तो ये टाइम लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ कुछ ऐसा देख, ऐसा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बताओ ये 1D मोशन या 2D मोशन? देख ले, किसी भी एक टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे दो वेलोसिटी को दिखा रहा है, दो स्पीड को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये भी 1D मोशन नहीं है बच्चों। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो 1D मोशन कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। अगर आएगा तो उसमें ये कोई रहेगा, ठीक है क्या? ओके सर। अच्छा ये बता दो मुझे, ये पोजीशन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? पोजीशन वर्सेस टाइम। बता दो कि ये है कि नहीं है, ये 1D मोशन है कि नहीं है। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुम बता सकते हो क्या ये 1D मोशन है कि नहीं? यस सर, मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ रहा है, और किसी एक टाइम पे किसी एक पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या 1D मोशन है? यस सर, ये 1D मोशन है। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, ये 1D मोशन है, ठीक है। और देख लो, तुम चाहो तो मन को संतुष्टि दे दो, और लो संतुष्टि दे दो, लो पोजीशन लिख लो, संतुष्टि दे दो मन को, और टाइम। ओहो हो, बताओ 1D मोशन या 2D मोशन? तो ये 1D मोशन नहीं है, 1D मोशन नहीं है। एक टाइम पे दो पोजीशन कभी भी नहीं हो सकता, एक टाइम पे दो पोजीशन कभी भी, एक टाइम पे दो पोजीशन कभी भी नहीं हो सकता, तो 1D मोशन नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या तुम्हें? बहुत। अब कहो सर, मुझे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ना, अब तो आसाम से बनेगा, कौन सा 1D मोशन कौन सा नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन एक गिवन है। देखो एनसीईआरटी का जो एडिशनल जो क्वेश्चन है ना यार, जे एडवांस लाके, कोई शक की बात नहीं है कि एडिशनल जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वो शानदार होता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है बेस वो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सिखाया कि हाउ वी डिसाइड 1D मोशन और 2D मोशन, मतलब कौन सा 1D मोशन नहीं होगा और कौन सा 2D मोशन होगा, मैंने तुम्हें सिखा रखा। को बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर, मुझे समझ में आ गया। क्या 2D मोशन भी आ गया तुम्हें समझ में? यस सर, मुझे 2D मोशन भी कुछ बातें समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, एक टाइम पे दो पोजीशन हो सकता है, कब? 2D मोशन, ठीक है। 2D मोशन या तो एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, तो वो बातें कुछ अलग अलग है, लेकिन सिंपल सा बात है, एनिमेटिक्स में 1D मोशन कौन सा है नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे कुछ और हम करते हैं आज। देखो तो 2D मोशन कौन सा हो सकता है ना? 2D मोशन कौन सा हो सकता है? चलो 2D मोशन। अच्छा ये बताओ, तो देखना, किसी हाइट पे किसी बॉल को फेंका। मैंने ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है, वो लेक्चर नंबर 15 या 14 अगर तुम्हें याद है। किसी एक बिल्डिंग के हाइट से मैंने किसी बॉल को फेंका, राइट? ओके, थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, इधर क्या है? ग्रेविटी। क्या करेगा? 1D या 2D? ये करेगा 2D। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ अगर कांस्टेंट रिलेशन का एंगल 0 या 180 नहीं हो तो वो क्या करेगा? 2D मोशन। ये क्या करेगा बच्चों? 2D मोशन करेगा, ये 1D मोशन कभी भी
नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, ग्रेविटी नीचे, वेलोसिटी उधर, तो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या है mg, तो फोर्स लगाएगा mg, तो ये इधर की ओर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये क्या करेगा बताना मुझे। ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल है, किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका, मान लो ऐसे, सॉरी किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका u वेलोसिटी से, नीचे लगता है हमेशा g लगता है ग्रेविटी, बताओ ये क्या करेगा। तो ये g हमेशा नीचे की ओर आएगा, तो ये हमेशा इस साइड की ओर आएगा। इसे क्या बोलेंगे, अरे इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वो मोशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का किसी कांस्टेंट फोर्स या एक्सेलरेशन के साथ अगर एंगल 0 या एक्स से नहीं हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोला समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे एक्स से कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड 2D मोशन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, अगर तुम्हें ये सिखाया जाए, देखने दो बच्चों, मान लो ये सिखाया जाए कि मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका, बताओ जी नीचे है, 0 या 180 है, दोनों के बीच नहीं है, तो फेंका तो कुछ सोचो कि ये पार्टिकल क्या होगा, इधर की ओर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। तो ये भी क्या है, तो ये भी है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी क्या है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। ये क्या होगा, 2D मोशन होगा। क्या होगा ये, 2D मोशन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्या है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके सर। और करते हैं, देखो इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉल को फेंका मैंने इस तरह से, जी हमेशा नीचे, कुछ एंगल होगा, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह है, ऐसे आएगा, सही है क्या? ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी क्या है बताओ, किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका u वेलोसिटी से, जी नीचे है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये भी क्या होगा, 2D मोशन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या, कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो एक टाइप का 2D मोशन होता है। तो लो मैंने 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन घुसेड़ दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, मुझे तो इतना समझ में आ गया सर कि मैं तो बिल्कुल खुश हो गया। खुश होने की बात नहीं है, तुम्हें नहीं आएगा ये क्वेश्चन भी आते एग्जाम में, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर मैं सिखा दिया तो तुम भूल भी नहीं सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता रखा है बच्चों। यस सर। चलो इस टाइप पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप से न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बता रखा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मैं सिखा दूं फिर से एक बार, ठीक है क्या? यस सर। चल देखो, देखते हैं फटाफट। मोशन अंडर ग्रेविटी तो हो रखा है, क्वेश्चन हो रखा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन भी हो रखा है, कॉन्सेप्ट भी मैं ये बता रखा हूँ, ठीक है। तो कोई बोले कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा ये बताओ बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो नहीं, इट इज 2D मोशन। ये क्या होता है? तो 2D मोशन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। और देख लो, इट इज 2D मोशन। ओके सर। और देखो 2D मोशन के साथ साथ देखो, इफ पार्टिकल नहीं, if initial velocity of particle make an angle, if initial velocity of particle make an angle not equal to 0 or x or c with the constant force, कांस्टेंट फोर्स है, याद रखना, कांस्टेंट फोर्स mg, कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे g कांस्टेंट होता है,
then particle perform प्रोजेक्टाइल मोशन। उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। को बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, मुझे अब समझ में ये बातें आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सही मायने में, और इसका कहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है वो मैंने तुम्हें दिखा दिया इससे पहले। ओके सर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने अब जहां पे तूने वो डायग्राम बनाया वहां पे ये बातें लिख लेना। जितना भी मैंने बनाया लिखा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है वो अच्छे से ध्यान दे देना। ओके सर, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब थोड़ा करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करेंगे। देखो हवा में तो हो गया सब कुछ, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सब कुछ मैंने बता दिया लेक्चर नंबर 15 या 16। अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझसे जरूर पूछ लेना क्या क्या था उसमें बहुत चीज मैंने बता रखा है कि नहीं? बहुत चीज क्या बता रखा है बच्चों? बता रखा है किसी ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से फेंका जाए तो बताओ कितने टाइम पे नीचे आएगा और कितने रेंज होगा। ठीक है, कितना रेंज होगा? रेंज क्या होता है? तो जहां से फेंका गया ना उसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसे क्या बोलते हैं? रेंज। तो इस मैं तुम्हें ये बता रखा हूं पहले से, मैं ये बातें तुम्हें बता रहा हूं कितने टी टाइम पे आएगा, ये सब मैं तुम्हें चीजें बता रखा हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कहो तो मैं बता दो क्या? बोलो बता दो क्या? यस सर, आप बता ही दो। देखिए इसमें मैं बताऊं लेक्चर नंबर 15 या 16 होगा यार, एक बार देखना सही से। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से वो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे ग्राउंड टू ग्राउंड क्या हुआ इसका मतलब? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो किसी u वेलोसिटी के साथ फेंका तो सोचो नीचे ग्रेविटी लगेगा तो ये इस तरह आएगा। सही बात है क्या? ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे आ गया। अरे सही बात है कि नहीं? यस सर, सही बात है। अरे u से फेंका, ठीक है क्या, और ये क्या करेगा? तो g ये कुछ एंगल बनाएगा ना, तो ठीक है x और sin है ना, तो 0 है, ठीक है, नहीं बनाया कोई जरूरत। लेकिन ये दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो x में डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो थीटा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या हुआ? तो इससे बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके सर, चलो अब जैसे इसमें क्या है बच्चों, इसमें सोचो तो इसे मान लो x एक्सिस, तो इसे क्या मान लो बच्चों? y एक्सिस। तो ये किसमें है? तो ये है एक्स वाई प्लेन में। किसमें है बच्चों? तो ये है एक्स वाई प्लेन में, इसलिए क्या है? 2D है ये। अगर केवल x में होता है या केवल y में होता है वो क्या होता है? 1D मोशन। सही बात है कि नहीं? एक टाइप से इसको भी ऐसे समझा जा सकता है। क्या समझ सकता है? सुनना कि ये x मान लो, ये क्या मान लो? y मान लो, इसे x मान लो, और इसे क्या मान लो बच्चों? इसे y मान लो, इसे x, और ये एक्स वाई प्लेन, ये क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। प्लेन अगर एक्स वाई हो तो क्या बोलते हैं? 2D मोशन। लेकिन अगर वो सिर्फ x में हो या अगर वो सिर्फ y में हो तो वो क्या होगा? 1D मोशन होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है सर, सही में आगे सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, आपने समझाया, मजा आ गया। अच्छा देखो, ठीक है यार, तुम्हें मजा आ गया, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक्स और वाई की बात है, तो एक्स और वाई में तुम्हें अगर पता है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मैंने यहाँ पे बोला कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जैसे जी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें दिखा रखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में, एस एक्स इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक्स में होगा तो वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। अच्छा ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी इन एक्स, और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। ये क्या है? एक्सीलरेशन इन एक्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, उसी टाइप से वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये देखो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। ये सारा जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब सारा क्या है? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे बेस्ड है सारा कुछ।
तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का जैसे ही तुमसे फॉर्मूला पूछे तो s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर 2as, उसको x और y में लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sy बराबर बोलो क्या हो जाएगा, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। t जो होता है, टाइम जो होता है वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए t टाइम को मैंने ना तो x में लिखा ना तो y में लिखा। देखो अब चूंकि sx क्या है, तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट इन x है। क्या है बच्चों, sx डिस्प्लेसमेंट इन x। अब मुझे पता है कि 2D में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ये बातें लिख लो चाहो तो। 2D लिखो, पहले लिखो, लिखो प्रश्न को लिखो। 2D मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है क्या, यस सर, ठीक है। ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस या y डायरेक्शन, जो भी चाहो लिख लो। अच्छा ui क्या है, तो ui जो है वो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x, एक्सेलरेशन इन x, एक्सेलरेशन इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन y, एक्सेलरेशन इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन x, एक्सेलरेशन इन x। सिंपल सा बात है, लिख लेना वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, तुम चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सीखते हैं इसमें क्या खास बात है, क्या है जो एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल लेवल में अगर 11th का एग्जाम हुआ तो इसका प्रूफ आता है और फॉर्मूला बच्चों को रटा हुआ रहता है, जो फॉर्मूला में दिखाऊंगा अगर रट गया तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल बेस से क्वेश्चन तुम बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड बात यह है कि आईटी जेईई और नीट में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग आने का चांस है, कम से कम 60% आने का चांस होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, आज तो मैंने सर आज तो आपने मेरे को आंख खोल दिया। अरे बिल्कुल आंख, अरे टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट का आंख खोलना, दिखाना कि ये एग्जाम में आता है आईटी। अगर 11th का एग्जाम हो तो इसका प्रूफ आएगा, प्रूफ। अब प्रूफ में मैं बता रहा हूं, प्रूफ में कभी भी स्कूल लेवल में ये सब चीज नहीं बताता है, तो दिमाग में ये कभी रख मत लेना कि स्कूल में बता देगा, ये कभी नहीं, वो कभी बताएगा नहीं, उसे नहीं आता है। सही बात तो ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आता होगा ऐसा नहीं है। जो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ना टीचर, या स्कूल में भी होता है एक्सपीरियंस टीचर, उसे तो आता ही आता है, भले वो ना बताए, उसका नियम अलग हो, लेकिन ये सबसे आसान नियम, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूं। क्या बच्चों से मैं क्या, यस सर, क्योंकि कांस्टेंट रिलेशन है तो कांस्टेंट रिलेशन को यूज कर सकता हूं। अब जो वेक्टर है वो एक्स में भी हो सकता है, जो वेक्टर है वो वाई में भी हो सकता है। वेक्टर तो फिक्स नहीं होता कि एक्स में ही होगा या वाई में होगा, इसलिए मैं ऐसा बातें लिख सकता हूँ। ओके सर, अब देखो तो एक्स वाई प्लेन, ओके, बहुत कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, मजा आ गया, ठीक है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जैसे एरोप्लेन है, मान लो पटना से चला, फ्लाइट है, मान लो पटना से चला, दिल्ली में उतर गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है, लगभग मैं गया हूं लगभग 1 आवर कितना लगता है, मुझे भी ध्यान नहीं, 1 आवर 30 मिनट लगभग, ठीक है, लगता है इतना, ठीक है ना। तो 1 आवर 30 मिनट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने समय तक वो हवा में रहा, हवा में कितने समय तक तैरता रहा, उसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। मतलब यहां से यहां आने में समय कितना लगा, उसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। क्या बोला, समझ में आया क्या, यस सर। टाइम का क्या होता है, तो टाइम टेकन, या तो किसी स्टोन को, या तो किसी पत्थर जो होता है ऐसे फेंको, ऐसे फेंका तो ये यू ऐसे आएगा, ऐसे क्यों आएगा, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ग्रेविटी, इसीलिए वो यू आएगा। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। देखना टाइम टेकन बाय पार्टिकल या फ्लाइट, जो भी कर दो, पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, या तो ऐसा लिखो, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल, स्पेंड बाय पार्टिकल इन एयर, एयर में जो टाइम स्पेंड किया हो उसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। जहां पे लैंड किया हो वहां तक टाइम निकालना है, जहां से स्टार्ट किया, जहां पे लैंड किया वहां तक निकालना है, मतलब यहां से आने में समय कितना लगा। सुनो बच्चों कैसे इसको हम
सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे। देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए दिमाग में हमेशा रखना कि वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या बोला मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे कहीं भी, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग से फेंको, बिल्डिंग से फेंकोगे, मान लो ऐसा फेंका, कितना समय लगा आने में, तो वो क्या मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, मतलब जब वो हवा में था कितना समय लगा, तो बिल्कुल वही लगाना। वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे हम, ये बातें लिख लेना, हमेशा यूज करेंगे। ओके सर, मैंने ये बात लिख लिया। चलो, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे कब? जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तब की बात है। ओके सर, आज तो सब पढ़ने में मजा आ गया सर, सही बता रहा हूँ सर, इससे पहले मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज मुझे मजा आ गया। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम टाइम निकालने के लिए? एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कहो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, मैं तुमसे अब इसमें प्रूफ करवाता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवाता हूँ, कैसे निकलता है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। चलो देखो, देखो, गर्मी बहुत है यार। क्या है गर्मी? बहुत ही ज्यादा है। थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल है? थीटा है। बोलता है कितना आने में समय लगा है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। चलो, मैंने लिखा रखा डेफिनेशन क्या होता है। देखो, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तुम चाहो तो ऊपर प्लस ले लो, तो नीचे अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। टी टाइम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पॉजिटिव और माइनस का, क्योंकि टी टाइम क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, जो वेक्टर है उसी पे फर्क पड़ने वाला है। ओके सर। अच्छा, एस वाई क्या है? सोचो, यहां से यहां आ गया, तो एस वाई क्या है? सोच, ये एक्स और ये वाई। एस वाई क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई। मुझे बताओ, यहां से यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है? अरे एक्स में था, एक्स में आ गया, चाहे ओरिजिन पे था, एक्स एक्सिस पे आ गया, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस में क्या है? 0 है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है बच्चों? इसमें 0, क्योंकि वाई तो ऊपर जाता, ऊपर तो गया नहीं, सीधे आ गया ग्राउंड टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन 0। ओहो, अब देखना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है? सोचो, ऊपर लिया प्लस, तो सोचो कि u ऐसा कुछ है और थीटा कुछ ऐसा है, ये u cos थीटा समाया बच्चों कैसे? u cos थीटा, और ये क्या है? u sin थीटा। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, u cos थीटा हो u sin थीटा। u जिसके साथ थीटा बनाता हो उसके बेस के साथ cos लगता है, और जो नॉर्मल होता हो बेस के साथ वो साइन लगता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो u y का वैल्यू क्या होगा? तो u y का जो ऊपर में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? u sin थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो प्लस u y कितना है? y एक्सिस में कितना है? u sin थीटा है। ओके, अच्छा u x कितना है? एक्स एक्सिस में प्लस है, तो प्लस यू cos थीटा। कोई बात नहीं, उधर मान लो प्लस, या प्लस मान लिया, कोई बात, इधर तो कोई वेलोसिटी होगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ए वाई कितना है बच्चों? ए वाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या है? तो नीचे की ओर ग्रेविटी लगना तय है, नीचे की ओर ग्रेविटी लगना तय है, नीचे की ओर, तो माइनस जी। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया क्या बच्चों? यस सर, मुझे समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, इसमें ax का वैल्यू क्या है हर जगह? ax व्हाट? x means acceleration in x डायरेक्शन क्या है? तो 0। कोई भी एक्सेलेरेशन है क्या? बताओ यार मुझे, क्या कोई भी एक्सेलेरेशन है क्या इसमें x एक्सिस में? नहीं, कभी नहीं है। x एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, क्योंकि y एक्सिस में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, वो ग्रेविटी है। तो एक्सेलेरेशन जो हमेशा आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो x एक्सिस में क्या आएगा? हमेशा तो 0 आएगा एक्सेलेरेशन। हमेशा याद कर लो कि एक्सेलेरेशन जो आएगा x एक्सिस में, वो हमेशा क्या आएगा?
जीरो आएगा, क्योंकि एक्सलेशन एक्स में जीरो इसलिए आएगा क्योंकि एक्स में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वाई में लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, इसीलिए ऐसा हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। और थोड़ा देखो तो ठीक है, मुझे निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय लगेगा। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यू आई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई कितना है तो माइनस जी, क्योंकि नीचे की ओर माइनस, माइनस जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जीरो इक्वल टू टी कॉमन ले लो, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। सोचो क्या हो जाएगा, एक तो टी इक्वल टू जीरो आ गया और एक टी इक्वल टू क्या आ गया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर जीरो, तो टी बराबर क्या आ गया, टू यू साइन थीटा बाई जी। अरे देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो टाइम निकल गया, देखो दो टाइम आ गया। यस सर, दो टाइम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था और t इक्वल टू इतने समय पे यहाँ पे आ गया, इसलिए दो वैल्यू आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए दो है, एक t इक्वल टू जीरो और एक t इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद क्या रखेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखेंगे टू यू वाई बाई जी, टू यू वाई। अच्छा यू वाई क्या है, तो यू वाई इज द इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, देख लो यू साइन थीटा, क्या वो समझ में? यस सर। तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, तो टू यू साइन थीटा बाय जी। कहो बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया। इतना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर, दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू यू साइन थीटा बाय जी। अगर रिमेंबर नहीं है तो एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी टी स्क्वायर से निकाल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों ये समझ में आ गया सर, मुझे समझ में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है। चलो अब निकालता हूं मैं इसमें मैक्सिमम हाइट, क्या निकालता हूं बच्चों, मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड होगा, अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल अगर मुझे निकालना है तो कौन सा हाइट मैक्सिमम है, थोड़ा सीखो। यू वेलोसिटी सब फेंका, थीटा एंगल है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है, क्या है ये, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है निकालना है, ठीक है। मतलब कितना वो मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। मुझे पता चल गया कि t इक्वल टू जीरो पे यहां रहेगा और t इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी पे पार्टिकल यहां पे लैंड कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ओके सर, बहुत बढ़िया सर, आपने तो समझा दिया, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम हाइट करने से पहले की कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, सुनना पहले। देखो t इक्वल टू जीरो पे यहां पे सोचो कि जो आने में समय लगा होगा यहां तक, वही उतरने में भी समय लगा होगा यहां तक। कहो सही बात है कि नहीं? यस सर। सुनना, यहां तक जो आने में समय लगा होगा अप जाने में, उतना डाउन में भी समय लगा होगा। तो एक कुछ बातें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जब वो ऊपर जा रहा है, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू लिखो टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब जब वो नीचे की ओर आ रहा हो, डिसेंट DESCENT डिसेंट। मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल है। क्यों इक्वल है? जितना समय लगेगा यहां से यहां तक आने में, उतना समय यहां से भी आने में लगेगा। तो टाइम अप एंड टाइम डाउन, क्या बोला समझ में आया? कि टाइम अप लिख लिया मैंने और ये टाइम क्या लिख लिया बच्चों, डाउन लिख लिया, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके सर, दोनों का समय इक्वल रहेगा। अब सोचो कितना लगेगा, तो टाइम अप और टाइम डाउन करने में कितना लगेगा, यू साइन थीटा बाय जी कितना लगेगा, यू, क्यों? क्योंकि यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी कितना होगा, टू यू साइन थीटा बाय जी। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। यू साइन थीटा बाय जी, यहां से यहां तक आने में यू साइन थीटा बाय जी और यहां से यहां तक आने में यू साइन थीटा बाय जी, तो टू यू साइन थीटा बाय जी से लिखा मैंने,
है कि नहीं? यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यूज, ठीक है, याद रहेगा सर, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं सर। आपने तो समझा दिया कि टाइम ऑफ शेप और टाइम ऑफ डिसेंट होता है, क्यों कि जो समय यहाँ से आता आने में लगेगा उतना समय यहाँ से आता यहाँ भी सेम लगेगा। ओके सर। अब मैक्सिमम हाइट क्या है? तो मैक्सिमम हाइट पे सोचो कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वाई डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ तो और ऊपर जाता जाएगा। तो मुझे तो निकालना एच मैक्स पे वाई वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी वाई में जीरो होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि 4h मैक्स क्या है? तो वाई एक्सिस में याद रखना, ये x तो ये y। ओके सर। अब देखो 4h मैक्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, ठीक है। अब देखो तुम चाहो तो vy इक्वल टू uy प्लस AYT निकालो टाइम की, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? u sin थीटा बाय g टाइम। अब तुम चाहो तो ऐसे लिखा सकते हो vy 0 है, uy कितना है? तो uy मैंने लिखा था u sin थीटा लिखा था ना, तो u sin थीटा ऊपर का प्लस लिखा था मैंने, प्लस ay क्या था? तो माइनस gt था। ठीक, कितना आएगा बच्चों? u sin थीटा बाय g। अरे देखो वही आया कि नहीं आया? यस सर, वही तो आ गया सर। वाह वाह, देखो ये आया नहीं? ये सर आ गया सर। जितना समय यहाँ से आने में उतना समय यहाँ से यहाँ तक आने में। ओके, तो इतना समय लगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने सिखा दिया, मजा आ गया। अच्छा ये बताओ एस वाई मुझे निकालना क्या? एच मैक्स। तो मैं लगाऊंगा वाई कंपोनेंट। क्यों वाई कंपोनेंट? क्योंकि मुझे वाई कंपोनेंट में जाना है, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना है वाई एक्सिस में, मतलब एच मैक्सिमम। सुनना, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। या तो चाहो तुम ये यूज कर लो, देख लो कौन सा यूज कर लो। यूज करोगे क्या? बोलो, यूज करना चाहते हो? ये कर लो यूज, तुम चाहिए कर लो कि वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर 2ay sy। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो वाई कंपोनेंट रख दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। अच्छा वी वाई तुम चाहो तो एस वाई भी लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम चाहो तो अपने मन से करना। तुम स्कूल में ये बताएगा, मैं बता रहा हूं। वी स्क्वायर कितना है? वाई स्क्वायर तो 0। यू आई कितना है? तो यू आई यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ए वाई क्या? ये यू साइन थीटा याद रखना। ए वाई क्या? तो माइनस जी। एस वाई क्या? तो ऊपर की ओर क्या है? तो ऊपर की ओर क्या है? प्लस एच मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना वो, तो प्लस एच मैक्सिमम। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, बोलो। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं? देखो इधर, इसको मैं लिखूंगा इस तरह, देख कि इसको कोई ऐसा कर दो, देखना इधर, इसको ऐसा कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g एच मैक्स का, ये भी क्या है बच्चों? माइनस। अब सोचो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। एच मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला आ गया? एच मैक्सिमम का आ गया देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। तुम बोलो सर कि मुझे उसके नियम से बता दो, एस वाई के नियम से। तुम चाहो तो एस वाई के नियम से भी याद कर सकते हो। क्या है एस वाई के नियम से? अब थोड़ा देखो एस वाई के नियम से, अगर तुम्हें अगर एस वाई यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से करना है, देखो ये सेकंड मेथड है, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब सोचो एस वाई क्या है? तो एच मैक्सिमम, ऊपर एच मैक्सिमम प्लस की ओर, क्योंकि ऊपर जाए यू वाई कितना? यू साइन थीटा टी, ऊपर जाने में कितना समय लगा? तो ऊपर जाने में समय लगा यू साइन थीटा बाय जी, रख दो यू साइन थीटा बाय जी माइनस, क्योंकि ए बाय जी आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना है? यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। को समझ में आया क्या? यस सर। टी का वैल्यू रख दिया मैंने, तो यहां से निकालोगे यही आएगा सेम वैल्यू। प्रो समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। तो एस मैक्सिमम निकालना आ गया क्या? यस सर। तुम चाहो तो एस बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए जैसे कर लो, या तो तुम चाहो तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2ay स्क्वायर कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक है, बेसिक जैसे तुम्हें याद रखना है याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला अगर याद हो गया तो बच्चों तुम्हें अच्छा खासा तुम्हें पता चल जाएगा, वो ऐसा ऐसा बातें हो सकता है। ठीक है क्या? ओके सर। अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या एच मैक्सिमम थीटा पे वेरी हो सकता है क्या? देखो किसी भी थीटा, फिक्स थीटा पे एच मैक्सिमम तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। किसी भी थीटा फिक्स पे एच मैक्सिमम फिक्स है,
किसी भी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, एच मैक्सिमम फिक्स है, ठीक है। लेकिन क्या बातें हैं थोड़ा सुनना, अगर थीटा अगर वेरिएबल हो ना और कांस्टेंट वेलोसिटी हो, जैसे मान लो मैंने 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका, थीटा मान लिया 30 डिग्री लिया, अब फिर मैंने थीटा लिया 60 डिग्री, उसके बाद फेंका, तो एच मैक्सिमम क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्या बोला समझ में आया? मतलब अगर u कांस्टेंट हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, और एच मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, तो एच मैक्सिमम जो प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा वो अलग अलग होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, मतलब वो एंगल पे डिपेंड करेगा जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। दो प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिपेंड ऑन थीटा मैक्सिमम हाइट। ओके सर, समझ में आ गया सर? ओके सर, बहुत बढ़िया, हमें तो मजा आ गया। चलो देखो देखो क्या मतलब देखते हैं, यू से फेंका, ठीक है, एक को फेंका मैंने 30 डिग्री पे, ऐसा, एक को फेंका मैंने सेम वेलोसिटी से फेंका, सुनना इधर, सेम वेलोसिटी से फेंका 60 डिग्री पे, तो इससे कैसे आएगा देख। अब रेंज क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये भी क्या अलग अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो अब बताओ इसका एच मैक्सिमम 1 प्रोजेक्टाइल का एच मैक्सिमम 1 और इसका एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट है एच मैक्सिमम 2, इसका रेशियो निकाल सकते हो क्या? ये से निकाल सकता हूं, सोचो एच मैक्स 1 अपॉन एच मैक्स 2, मुझे पता है वेलोसिटी सेम है तो यू स्क्वायर कैंसिल हो, यू स्क्वायर वैसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, इसका भी बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g, को सही बात है कि नहीं? ये सब 2g कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ये 60 और ये 30, कितना आ गया 1/4 इंटू 3/4, 3/2 है ना, 3/4 कैंसिल है, कितना 1/3 रेशियो आएगा दोनों का हाइट मैक्सिमम। तो ये सब बातें तुम्हें समझ में आना चाहिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल तो और होगा, न्यूमेरिकल तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं रेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन में ही रेंज। रेंज क्या होता है देखो, रेंज RNG, रेंज क्या होता है सुनना, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the particle, traveled by the particle, horizontal distance कितना हुआ ground to ground, from ground to ground, मतलब क्या हुआ सुनना है, u वेलोसिटी के साथ फेंका, थीटा एंगल हुआ इधर, ठीक है। अब देखना इसमें और कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा इस लेक्चर के बाद, आज का लेक्चर यहां तक ही निकालूंगा मैं फॉर्मूले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस गया, रेंज समझ में आ गया क्या? यस सर। अब बताओ इसको यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा, 2u sin थीटा जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आने में समय कितना लगा 2u sin थीटा जी। सो x में जान रहा हूं मैं, तो sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताओ क्या x में कोई एक्सीलरेशन है क्या? नहीं। क्या इनिशियल वेलोसिटी x में है क्या? हाँ। कितना है? तो x में है u cos थीटा, कोई इसमें कोई शक वाली बात है क्या? और y में क्या u sin थीटा। ओके सर, तो x में कितना है प्लस u cos थीटा, क्योंकि इधर मान लिया प्लस, ठीक है, तो इधर होता माइनस, ठीक है, इधर नहीं है प्लस। अब रखो sx, तो डिस्प्लेसमेंट इन x क्या है, तो रेंज है। ओके सर, us कितना है, तो u cos थीटा है इंटू t वो टाइम है जो आने में समय लगा, प्लस ax का 0, ax क्या 0, तो रेंज कितना आ गया बच्चों, u cos थीटा इंटू t कितना, तो 2u sin थीटा बाय g, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा u स्क्वायर बाय g, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है बच्चों, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए
कि रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसका मतलब रेंज निकालेंगे, क्या करेंगे हम, तो x में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम, जो आने में समय लगा, क्योंकि मुझे पता है कि x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सा बात है। अगर एक्सीलरेशन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है, इसीलिए जो रेंज होगा जो x में होगा वो स्पीड इनटू टाइम होगा। सिंपल। ओके सर, ये दिमाग में रख लेना। ओके सर, आज का क्लास ओवर है। आज का आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। ओके जी।